दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी की ये स्टोरी तो आपको हर कोई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर जरूर सुनाएगा। आज नहीं तो कल आपको किसी ना किसी से सुनने को मिलेगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती करी थी। अगर वो गलती नहीं करते तो वो और ज़्यादा अमीर होते। क्या गलती थी वो? कि सन 2004 में उन्होंने क्या किया, एक रियल एस्टेट खरीदी मुंबई के अंदर। मालाबार हिल्स एक जगह है, वहां पर उन्होंने एक रियल एस्टेट खरीदी, एक प्रॉपर्टी खरीदी। वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उन्होंने क्रिजल कंपनी के शेयर्स बेचे और प्रॉपर्टी खरीदी 27 करोड़ की। अब 27 करोड़ की प्रॉपर्टी सन 2004 में, आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है। बट उन्होंने खरीदी और शेयर्स बेच दिए। अब उन्होंने ये सब किया अपने माँ के कहने पे कि भाई तू हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता रहता है, यहाँ पर कुछ हाथ में तो आता नहीं है, तो एक काम कर, एक रियल एस्टेट ले ले। रियल होती है ना ये। तो उन्होंने अपनी मम्मी के कहने पर ये काम किया। अब उन्होंने रियल एस्टेट ले लिया और 2015 के अंदर उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच दी। कितने की बेची? 48 करोड़ की। 48 करोड़ ली कितने की थी? 27 करोड़ की। नेट प्रॉफिट कितना आया? 21 करोड़ का। अब टैक्स लगेगा, एक अलग बात है, बट 21 करोड़ का मुनाफा है। आप कहोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब लोग आपको बोलेंगे कि अगर वो ये रियल एस्टेट नहीं खरीदते और वो क्रिजल कंपनी के शेयर्स नहीं बेचते तो सन 2015 तक ही वो शेयर्स हो गए थे 700 करोड़ के, प्लस 50 करोड़ का डिविडेंड अलग। तो कहाँ 48 करोड़ की प्रॉपर्टी, कहाँ 700 करोड़ के शेयर्स। और कमाल की बात है, आज ये शेयर 5000 से ऊपर का चल रहा है। और अगर आप करंट टाइम के हिसाब से देखोगे तो लगभग इस शेयर ने सन 2004 से लेकर 2024 के अंदर सिर्फ 20 सालों के अंदर 100 गुना की ग्रोथ दी है, 100 टाइम्स की ग्रोथ। इसका मतलब ये हो गया कि आज की रेट में वो 27 करोड़ बन जाते 2700 करोड़। अब आपको भी लग रहा होगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी राकेश झुनझुनवाला जी ने। वेल, मैं एक बात बोलता हूं आपको, इस तरीके से सुनिएगा। आपके ना पापा ने भी गलती कर दी। आप कहोगे क्या गलती कर दी? नहीं, आपको पैदा करके नहीं, सुनो, ऐसा गलत नहीं लेना। आपकी माँ के अगर वो जेवर बेच देते ना, जो आपकी माँ जेवर पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, कुछ ना कुछ गले में पहनती होंगी, चेन वेन, वो भी बेच देना चाहिए था। और बेच के उस टाइम पे मान लीजिए 2.5 लाख की, 27 लाख की वो ज्वेलरी होती, तो आज भी भाई वो 27 लाख की ज्वेलरी 27 करोड़ की हो जाती। कितनी बड़ी गलती कर दी आपके फादर ने। बेच देना चाहिए था उन्हें माँ के जेवर। आपको क्या ऐसा थोड़ी होता है, मम्मी के जेवर बेचते हैं कोई? कैसी बातें कर रहा है तू? तो मैं भी बोलता हूँ ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। आप हर चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। आप एप्पल का कंपैरिजन एप्पल से करते हो। जिस घर में आप रह रहे हो उससे आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, ये ऐसी स्टोरी सुनने के बाद लोग कभी भी एक रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, वो गुमराह भी हो जाएंगे। और पॉइंट नंबर 3 आपको इस वीडियो में समझ आएगा क्यों 90% इंडियंस कभी अपने सपनों का घर खरीद ही नहीं पाएंगे। और जो बात कर रहे हैं रेंट की, आज मैं आपको रेंट पे भी बताऊंगा। रेंट इतना अनअफोर्डेबल होने वाला है कि जो लोग आज घर खरीद नहीं रहे और रेंट का सोच रहे हैं, आज कह रहे रेंटल यील्ड क्या ही है, 2-3% की है। मैं आपको आज एक कंपैरिजन देने वाला हूं, शायद कई सारे लोगों की आंखें खुल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, राकेश झुनझुनवाला जी ने क्रिजल कंपनी के शेयर्स बेच दिए और वो शेयर बढ़ गया। बट ऐसे कई सारे शेयर्स हैं जिसकी लोग बात नहीं करते, जो डूब भी गए। BSE के ऊपर आपको ऐसे हजारों शेयर्स मिल जाएंगे जो पेनी स्टॉक बन चुके हैं, कौड़ियों के भाव हो चुके हैं। लोग हमेशा एग्जांपल देते हैं कि ऐसे शेयर का जो बहुत ऊपर चला गया। अरे लेटेस्ट लोगों ने येस बैंक, वोडाफोन जैसे शेयर्स में पैसे गंवाए हैं। अब वहां पर पैसे निकाल के अगर किसी ने अपने सपनों का घर ले लिया तो गलत नहीं होता। बट मैं अभी एक प्रॉपर्टी आपकी होनी जरूरी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं आपके पास अपना घर है और फिर आप प्रॉपर्टीज ही खरीदते चले जाएं। डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सारा का सारा पैसा हम स्टॉक मार्केट में ही लगा दें या हम क्रिप्टो करेंसी में लगा दें। तो आपको कई सारे लोग मिलेंगे, महानुभव मिलेंगे। बट जो डेटा मैं आपको देने वाला हूं, अब ये शॉकिंग होने वाला है। देखो, मैंने आपको बोला कि 90% इंडियंस घर नहीं खरीद पाएंगे। उसका रीजन क्या है, जरा यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर देखना। एक एक डेटा मैं आपके सामने, क्योंकि मैं खुद रिसर्च कर रहा था और ये जो डेटा बड़ा शॉकिंग है। सबसे पहली चीज, हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो इन इंडिया। ये हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो इन इंडिया कितना चल रहा है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मेरी जो भी सालाना इनकम है उसके कितने गुना की मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं। इस रेशियो को समझने से पहले ना आपको ये रूल समझना चाहिए। दिस इज 5-20-40 रूल। अगर कोई फर्स्ट टाइम अपना घर खरीद रहा है तो उसको ये 5-20-40 रूल पता होना चाहिए और ये काफी काम भी करेगा। अगर आप कोई भी घर खरीद रहे हो तो यहां पर क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ द हाउस शुड नॉट एक्सीड 5 टाइम ऑफ द बायर्स एनुअल इनकम। अब आप मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो साल का हम अगर बात करें तो ये हो गया 6 लाख रुपया। अभी
कोई टैक्स की बात नहीं कर रहे और 6 लाख तक का आप टैक्स दोगे भी नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं उसके बाद की कि भाई 5 साल तक की आपकी इनकम कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 30 लाख रुपया। 6 × 5 30। तो आप 30 लाख रुपए तक का घर अफोर्ड कर सकते हो। बट अगर आज आप थोड़ा सा वेबसाइट्स पर जाओगे, रियल एस्टेट देखोगे, तो ये देखिए, हम जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, गुड़गांव की, ये 68 करोड़ का एक फ्लैट है, ये 73 करोड़ का फ्लैट है, 81 करोड़। अभी आप कहोगे तो कैमेलियस की बात कर रहे हो आप यहाँ पर देखो 26 करोड़, 25 करोड़, 33 करोड़। अब हम जरा मुंबई की बात कर लेते हैं। तो मुंबई का देखिए, मुंबई के अंदर अगर आप एक 4 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं तो ये देखिए 11 करोड़, 5 करोड़, 17 करोड़, ऑलमोस्ट 7 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़। तो एक करोड़ों से नीचे बात क्यों नहीं हो रही यार? अब मैं आपको बताऊंगा, ये थमने वाली नहीं है कहानी। आपको समझ आएगा ये कहानी थमेगी ही नहीं। इसका रीज़न है, लोगों को लग रहा है हाउस मार्केट ना कोलैप्स करने वाली है, क्रैश होने वाली है, रेट गिरेंगे। देखते हैं, अगर डेटा ऐसा कह रहा है तो हम भी मान लेंगे डेटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ये रूल कह रहा है कि भैया आपकी एनुअल इनकम का 5 गुने से ऊपर का आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप खरीदेंगे तो आप एक फाइनेंशियल ट्रबल में आ सकते हैं। बट एक आम आदमी कितना कमाता है? 50,000 भी एक आम आदमी नहीं कमा रहा, उससे कम कमा रहा है। तो अगर वो आम आदमी इतना कमा ही नहीं रहा तो वो घर कैसे खरीद सकता है? वो घर नहीं खरीद पाता। अब ये 5-20-40 रूल को जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई आपका जो अगर लोन कराओगे तो उसका टेन्योर 20 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और EMI जो है वो आपकी 40% इनकम को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बट आप यहाँ पर नीचे ही पढ़ लीजिए, ये गूगल सीधा AI जनरेटेड रिव्यू जो दे रहा है वो ये दे रहा है कि भैया ये रूल तो है, बट ये रूल मुंबई जैसी एक्सपेंसिव सिटीज़ के लिए तो फीजेबल ही नहीं है। अब इसका रीज़न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप रीज़न देखेंगे, जो मैंने बोला हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो, इसका मतलब है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब हम जो भी सालाना कमा रहे हैं, हमारी 5 साल की इनकम से ऊपर का हमें घर नहीं खरीदना चाहिए। बट एक एवरेज घर दिल्ली, बॉम्बे या मेट्रो सिटीज़ में कितने का आता है? अगर हम इंडिया की ही बात करें, पूरे इंडिया का देख लेते हैं, तो एवरेज क्या चल रहा है इंडिया का? देखिए, इंडिया का एवरेज थोड़ा सा बढ़ गया है। 2020 में ये 6.6 था, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, और अभी ये 7.5 हो गया है 2024 के अंदर, जिसके अंदर छोटी छोटी सिटीज़ भी आती हैं। तो पूरे इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो जो लोग सालाना कमा रहे हैं वो 5 गुना नहीं, 7.5 साल की आपकी सैलरी जाएगी अगर आप एक घर खरीद रहे हैं। बट मुंबई के अंदर आपकी 14 साल से ऊपर की इनकम जाएगी, दिल्ली के अंदर आपकी 10 साल से ऊपर की इनकम जाएगी, और ये एवरेज है। जब हम बात कर रहे हैं एक एवरेज इंसान की, एक आम घर खरीदने की, तो एक घर की कॉस्ट इतनी हो गई है कि जितना एक आम आदमी 10 साल में कमाएगा या 14 साल में कमाएगा, उस 14 साल की कमाई से जाके वो एक अपने सपनों का नहीं, एक नॉर्मल सा मकान खरीद पाएगा। अब आप कहोगे ये नंबर बढ़ रहा है, बट अब नीचे देखो, ये आपको और अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा? ये डेटा काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। ये बताता है कि 2019 मार्च से लेकर 2024 मार्च तक इंडिया की जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो 18% बढ़ गए हैं। 18% बढ़ गए हैं, बट ये तो कम बढ़े हैं। ग्लोबली 31% का इंक्रीज आया है हाउस प्राइसेस में। तो पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का प्राइस शूट अप कर रहा है। जो लोग आज आपको बोल रहे हैं कि भैया आज आप घर मत खरीदो, आप सोचो, अगर एक आज 10 करोड़ का या 1 करोड़ का घर है और वो 30% से बढ़ जाता है, तो 30% से हमारी पिछले 5 सालों में सैलरी शायद ना बढ़ी हो, इनकम ना बढ़ी हो, बट हाउसिंग प्राइसेस हाथ से निकल रहे हैं, और ये एवरेज है। इसके बाद अगर हम देखें EMI टू मंथली इनकम रेशियो, सो अगर EMI की कॉस्ट को भी कंपेयर करें तो 2020 में एक आम आदमी की 46% सैलरी EMI में जा रही थी, अभी 61% सैलरी EMI में जा रही है जो घर ले रहे हैं। बट आप कह रहे हो यार ये इतना महंगा हो रहा है तो आने वाले टाइम में घर कौन खरीदेगा, घर कैसे बिकेंगे, घर के प्राइस तो नीचे आने चाहिए। बट आप गलत सोच रहे हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक्स का एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, डिमांड एंड सप्लाई। लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूथ है, इस यूथ को अपनी फैमिली शुरू करनी है। लोगों को ना न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट बहुत पसंद आता है कि हम जॉइंट ना रहें, हम थोड़ा अलग रहें, हमें अपनी एक अलग स्पेस चाहिए, हम पार्टी करते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल है, हमें अपना एक घर चाहिए। तो हर आदमी अपना घर बनाना चाहता है, एक अलग घर बनाना चाहता है। बट
आपको नया घर तब मिलेगा जब एग्जिस्टिंग कोई बेचेगा, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। मैं स्पेसिफिकली लैंड की बात कर रहा हूँ, मैं अपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा। ये सारा डेटा के अंदर अपार्टमेंट जरूर आते हैं, बट अपार्टमेंट के साथ साथ मैं लैंड की बात कर रहा हूँ। लैंड लिमिटेड है, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। और आप ये देखिए, आपके आसपास सर्कल में किसी ना किसी ने तो होम लोन जरूर लिया होगा। अगर किसी ने होम लोन ले लिया है और वो उस घर में रह रहे हैं, तो कितने लोग उस घर को बेचने के बारे में सोच रहे हैं? आप कहोगे बहुत कम लोग। अगर लोग एक बार कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो वो जल्दी नहीं बेचते, बट स्टॉक्स के साथ, क्रिप्टो के साथ, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ ये नहीं है। अभी मैंने देखा, रिसेंटली वेडिंग सीजन आया तो मैंने कई सारे लोगों से पूछा कि यार तुम वेडिंग में गए थे, तुमने इतना खर्चा किया, कैसे किया? तो लोगों ने एक्चुअल में बताया कि उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया है, और म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया तो उन्होंने वो खर्चा किया है। लोग फटाफट किसी भी, देखो शादी में जाने के लिए म्यूचुअल फंड को बेच दिया, अभी तो कोई हेल्थ इमरजेंसी भी नहीं है, बट लोग बड़ी बड़ी इमरजेंसीज में भी घर नहीं बेचते हैं। तो जो लोग घर खरीदते जा रहे हैं और लोग अगर घर बेच नहीं रहे हैं तो होगा क्या? सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी और डिमांड बढ़ी रही है। इसीलिए आप ये रेट देख रहे हो भैया, 25 करोड़, 13 करोड़, 33 करोड़। ये करोड़ आपने और हमने ही बनाया है, क्योंकि हम सबको अपनी एक स्पेस चाहिए। और कोविड के बाद तो ये और ज्यादा बढ़ गया। हुआ क्या, कोविड में हम सब घर पर थे, आप भी घर पे होंगे, हम भी घर पे होंगे। मैंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम, जो मैं कभी घर पे रुकता नहीं था, मैं घर पे रुका। और घर पे रुकने के बाद लोगों को भी ये समझ आया कि भाई अगर हमें वर्क फ्रॉम होम करना है तो हमें एक स्पेस तो चाहिए, एक ऐसी स्पेस जहां पर पीछे यार वाइफ का शोर ना आए, बच्चे अगर जा रहे हैं तो शोर ना आए, कुकर की सीटी ना बजे। अगर मैं अपने बॉस के साथ किसी कॉन्फ्रेंस कॉल पे बैठा हूं तो आई नीड अ सेपरेट स्पेस। लोगों को समझ आया भाई घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी हमें जगह चाहिए। तो जो 2 BHK में रह रहा था उसे 3 BHK चाहिए, जो 3 BHK में रह रहा था उसे 4 BHK चाहिए। तो कोविड के बाद एकदम से रियल एस्टेट मार्केट शूट अप करी है, क्योंकि डिमांड आ गई और सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि जिनके पास है वो बेचना नहीं चाहते, और जो बेचते हैं वो रियल एस्टेट बेच के रियल एस्टेट ही खरीद लेते हैं। इससे आपका टैक्स भी बचता है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाना होता है तो आपको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हो तो आपको एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी होती है। बाकी इसके बारे में बात अपने CA से कर सकते हो, बट अगर आपको टैक्स भरने में मन है तो बेशक आप बेचो। बट आपको समझना है, अगर लोग बेचेंगे नहीं और डिमांड बढ़ेगी तो ये प्राइस रुकने नहीं वाले। अभी तो हम पहली फैक्टर पे आए हैं। मेरे पास बहुत टाइम है आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ों के ऊपर लोग बात नहीं कर रहे हैं। वो बात नहीं करेंगे, आप लोग अपना रेंट पे ही रहते रहोगे, घर आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि आप ना दिमाग से इस चीज़ को निकाल दोगे। आप कहोगे मैं और 5 साल बाद, 10 साल बाद लूँगा। ले सकते हो अगर आपको लगता है आपकी इनकम एक्सपोनेंशियल बढ़ने वाली है, बट अगर आज अपॉर्चुनिटी है, मेरे ऑफिस में सिनेरियो हुआ इसलिए मुझे पता है कि आज से 2 साल पहले किसी ने किसी की रील देख ली थी कि घर खरीदना बेकार होता है और रेंट पे रहना बढ़िया होता है, और ऑलमोस्ट उसके पास 80% पैसा था उस घर को लेने का, लोन कराने की भी जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने घर नहीं खरीदा, रेंट पे रहे। आज रेंट तो बढ़ गया है, उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या हुई है कि वो घर के प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। अब डबल तो ना इनकम हुई, जो पैसा पड़ा हुआ था ना वो डबल हुआ। तो अगर डबल नहीं हुआ और घर का रेट डबल हो गया तो कैसे मैनेज करोगे? अगर आपको लग रहा है गलत है तो आप देख लीजिए पिछले 3 सालों में आपके आसपास जो भी रियल एस्टेट है उसकी वैल्यू कितनी शूटअप हुई है। आप कमेंट करके बताइएगा आपके एरिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस कितने बढ़े हैं, लोगों को एक रियलिटी मिलेगी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पर जो हमारा हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो है ये बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ग्लोबली रियल एस्टेट के प्राइसेस एप्रिशिएट हो रहे हैं। आपको इस गलत फहमी में नहीं रहना कि किसी ने यूट्यूब पे बोला था कि कुछ खास नहीं बढ़ता, साल के 5% ही रियल एस्टेट के रेट बढ़ते हैं, इतने भी नहीं बढ़ते। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, और रियल एस्टेट का जम जो होता है ना वो बहुत बड़े अमाउंट के साथ होता है, इट इज़ नॉट लाइक जस्ट अ स्मॉल SIP पोर्टफोलियो। एक SIP से बड़ा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं, तो यहां पर करोड़ों की जंप आ जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट की एक ऐसी गलती के ऊपर जो वो जानबूझकर करती है, जिसकी वजह से आप कभी भी सस्ता घर नहीं खरीद पाओगे। अरे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात नहीं कर रहा, वहां पे सस्ता मिलता होगा, बट एक आम आदमी को सस्ता जानबूझकर नहीं मिल पा रहा, और इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब देखते हो पॉलिटिशियंस के पास पैसा तो आ ही जाता है, अब वो कैसे आता है आपको पता है, बट जब वो पैसा आ जाता है तो वो कहाँ लगाते हैं? पैसा सिर्फ 2 जगह लगता है, बड़ा पैसा याद रखना, एक रियल एस्टेट में, दूसरा स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में वाइट का पैसा चाहिए होता है, रियल एस्टेट में ब्लैक का पैसा लगता है। तो ये पॉलिटिशियंस करते क्या है, ये जो मेजर सिटीज होती है ना सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते,
वहाँ पर तो पहले ही बहुत ज़्यादा रेट है। इन्हें पता होता है ये एयरपोर्ट कहाँ ला रहे हैं, इन्हें पता होता है कि हाईवे कहाँ पे आ रहे हैं, इन्हें पता होता है कि मेगा प्रोजेक्ट्स कहाँ पर आ रहे हैं। ये वहाँ पर पहले से ही लैंड ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर इन्हें पता है कि इन्हें ग्रेटर नोएडा डेवलप करना है या मानेसर डेवलप करना है, एग्जाम्पल दिल्ली के आसपास की ये जगहें हैं, तो ये क्या करेंगे, इन्हें पता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो आज से 20 साल पहले ही इन्होंने वहाँ पर लैंड खरीद लिया, या आज से 10 साल पहले ही खरीद लिया, या आज से 10 साल बाद जहां पर इनके बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, इनकी वहां पर परचेजिंग अभी से शुरू हो जाती है। अब वहां पर परचेजिंग शुरू हो जाती है, वहां पर टाउनशिप्स क्रिएट करनी है। तो आप सोचो, अगर ये सिटीज में ही लोगों के लिए सस्ता कर देंगे तो दूर क्यों जाएगा कोई? अगर आपको दिल्ली में ही सस्ता घर मिल जाएगा, अगर आपको मुंबई में सस्ता घर मिल जाएगा, तो आप मुंबई से दूर क्यों जाओगे मेरे भाई? आप नहीं जाओगे। आप दूर तब जाओगे जब आपको मुंबई में महंगा मिलेगा। तो ये मुंबई को, दिल्ली को, बेंगलुरु को सस्ता नहीं होने देंगे। ये दूर की जगह को महंगा करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और लोग वहां पर शिफ्ट होंगे तभी रेट बढ़ेंगे। अब वहां पर लोग शिफ्ट होंगे क्योंकि यहां पर इन्हें कंट्रोल करना। ये करते कैसे है? ये होता है FAR के थ्रू। FAR क्या होता है? मान लीजिए आपको दिल्ली के अंदर एक अपनी खुद की बिल्डिंग बनानी है। आप 4 भाई बहनों या 4 भाइयों, आपको एक अलग अलग फ्लोर पर रहना है। आपके पास एक ज़मीन है, मान लेते हैं वो 500 गज की ज़मीन है। तो आप जब गवर्नमेंट के पास, वो कहते हैं नक्शा पास कराने जाओगे, मैप अप्रूव कराने जाओगे, तो उसमें बात आती है FAR की। FAR होता है फ्लोर एरिया रेशियो। अब ये फ्लोर एरिया रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपकी जो लैंड है उसके हिसाब से आप कितने मंजिला या कितने फ्लोर्स बना सकते हो या कितना स्पेस बिल्ड कर सकते हो। तो दिल्ली के अंदर मैक्सिमम, अगर मैं आपको गूगल पर दिखाऊं, तो आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा कि FAR मतलब आप इसे इस तरीके से मानिए कि किसी के पास अगर 100 स्क्वायर मीटर्स की जगह है तो वो कितना एरिया बिल्ड कर सकता है। तो अगर FAR 1 है तो 100 स्क्वायर मीटर्स में सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर ही कंस्ट्रक्शन हो सकती है। अगर ये 4 है तो 100 स्क्वायर मीटर्स में 400 स्क्वायर मीटर्स की कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो इसके साथ साथ हाइट भी होती है। जैसे अगर आप FAR के बारे में पढ़ोगे तो हाइट कितनी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, जैसे यहाँ पे 15 मीटर की हाइट अलाउड है, तो आप 15 मीटर के अंदर इतना एरिया बिल्ड कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं कि 15 मीटर से ऊपर कर देगा तो ऊपर कर देगी गवर्नमेंट तो एयरप्लेन टकरा जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट ये इसलिए कंट्रोल करते हैं क्योंकि इसके अंदर रखेंगे तो लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा, और क्योंकि उनके लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा तो वो सिटीज से दूर भागेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ये FAR मैं आपको यहाँ पर मेजर सिटीज़ में दिखा रहा हूँ, जो मैक्सिमम आपको जो स्लम का भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें 5.5 है। सिंगापुर के अंदर आपको FAR मिलेगा 25 का। तो जहाँ पर अगर मैं 4 की बात करता हूँ, आप ऐसे मान लीजिए अगर 4 का FAR है तो एक आदमी 4 मंजिल बना सकता है, वहीं पर सिंगापुर में वही आदमी 25 मंजिल बना सकता है। तो अगर कोई 25 मंजिल बना सकता है और आपको पता है ज़मीन का रेट ज़्यादा है, आज जहां पर आप रहते हो अगर वहां पे 4 मंजिल बनती है, वहां पे 6 भी बन जाए तो आपके लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। बट गवर्नमेंट ये नहीं चाहती मेरे दोस्त। गवर्नमेंट चाहती है कि सिटीज़ के आसपास का एरिया जो उन्होंने पहले से ले रखा है वो महंगा हो जाए, और क्योंकि वो महंगा हो जाए तो आपके लिए तो महंगा हो गई, आपके लिए सिटीज़ अनअफोर्डेबल हो जाएंगी। ये है पॉइंट नंबर 2। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, आप सबका फेवरेट, दैट इज़ ब्लैक मनी। आप कहोगे हमारा फेवरेट कैसे यार, हमारे पास ब्लैक मनी थोड़ी है। देखो ब्लैक मनी होता नहीं है, बट लोग ना ब्लैक मनी ले आते हैं। आप कहोगे कहाँ से ले आते हैं? ब्लैक मनी होता है अनअकाउंटेड मनी। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं इंडिया में जो कहते हैं टैक्स की चोरी करते हैं, क्योंकि उनका जो बिजनेस होता है वो ज़्यादातर कैश के अंदर होता है। अब कैश के अंदर डीलिंग होती है तो वो अनअकाउंटेड है, उसकी अकाउंटिंग नहीं हो रखी, ना उस पर टैक्स दिया गया, तो वो ब्लैक मनी कहलाता है। अच्छा, ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? हाँ, पॉलिटिशियंस के पास तो होता ही है। उसके अलावा आप सोच लीजिए किन किन लोगों के पास होता है। करप्ट ऑफिसर्स के पास होता है। आज की डेट में ना आप रेड लाइट जम कर दो तो करप्शन, आप GST के लिए अप्लाई कर दो, आपको सर्टिफिकेट चाहिए हो तो करप्शन, आप बच्चे का आधार कार्ड भी बनवाने जाओगे ना तो वहाँ पे भी घूस मांग लेंगे। तो आपको पता है इंडिया में ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन है, और क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा है, करप्शन है तो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है तो रियल स्टेट है। मतलब सारा पैसा रियल स्टेट में लग जाता है। अब ये करप्शन एक तो पॉलिटिशियंस करते हैं क्योंकि उनके पास ब्लैक मनी है, ऐसे बिजनेसमैन करते हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, और आप भी करते हो। आप कहोगे अगेन यार फिर हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो, हम कैसे करते हैं? जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे ना तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, और अगर आप किसी बिल्डर से कोई अपार्टमेंट खरीदोगे तो GST भी लगेगा। अब ये GST
और स्टैम्प ड्यूटी लगती किस पर है? ये लगती है उस अमाउंट पर जो आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो या तो चेक से पेमेंट करते हो। आरटीजीएस करोगे, चेक से पेमेंट करोगे, डीडी के थ्रू पेमेंट करोगे, जो आपने सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर किया उसके ऊपर लगेगी। तो देखो आप लोग कैसे इन्वॉल्व हो जाते हो ये समझो। प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, अगर आपको बिल्डर बोल दे कि यार एक काम कर, तू 50 लाख मुझे कैश में दे दे, तेरा जीएसटी भी बचा दूंगा और तेरा स्टैम्प ड्यूटी भी बचा दूंगा, तो आप बोलोगे कितना बचेगा भाई? वो कहेगा जी अगर तू अपनी वाइफ के नाम पे ले रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी 5% है, अपने नाम पे ले रहा है, मेल है, तो 7% है, और कहीं कहीं तो उससे ज़्यादा भी है। तो अगर 5% भी कंसीडर करें तो 1 करोड़ पे 5 लाख रुपए लग रहे हैं। अगर तू सीधा 50 लाख रुपए मुझे कैश में दे दे तो 2.5 लाख रुपए तो तेरे सीधे बच गए। आप कहोगे 2.5 लाख का डिस्काउंट मैं ले आऊँगा कहीं से भी। आप मांगोगे, अपने अकाउंट से कैश निकालोगे या आप दोस्तों से अरेंज करोगे, लोग किटीज डालते हैं और इंडिया में कैश आ जाता है लोगों के पास। जिसे प्रॉपर्टी लेनी होती है उसके पास तो आ ही जाता है। तरीके बहुत सारे हैं। तो लोग जब भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, कोई बिजनेसमैन है वो अपने खर्चे डालता है, एक्सपेंसेस दिखाता है, इधर उधर एंट्रीज मारता है और कहीं ना कहीं सर्कल घुमा के अपने पास कैश ले आता है। सीधा गवर्नमेंट की ड्यूटी का नुकसान, गवर्नमेंट की ड्यूटी का नुकसान होता है तो गवर्नमेंट को नुकसान होता है। गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है तो आप समझ लो देश को नुकसान हो रहा है, बट उससे लोगों को क्या, हमें तो सस्ता पड़ रहा है और इसलिए लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं और यहीं पर जीएसटी बच जाता है। आपको पता है 80% लोग ब्लैक मनी के थ्रू ही मैक्सिमम पेमेंट्स करते हैं रियल एस्टेट की। हो सकता है आपको इसके बारे में पता ही ना हो। क्यों? क्योंकि जो आप कमा रहे हो, आप इतने बड़े अभी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते कि आपको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। आप कहते हो यार मैं 50,000 कमाता हूँ, चलो लाख भी कमाता हूँ, खर्चा कर देता हूँ, मेरी टैक्सेबल इनकम इतनी है ही नहीं, और है तो 10, 20, 30% टैक्स दे देते हो। आपको 30% तो बहुत ज़्यादा होता है। जब आप उससे ऊपर दोगे ना तो आपको समझ आएगा गवर्नमेंट सिर्फ 30% टैक्स नहीं लेती, गवर्नमेंट सरचार्ज भी लेती है, गवर्नमेंट सेस भी लेती है। 40% से ऊपर टैक्स पहुंच जाता है हमारा। जब 40% टैक्स पहुंचता है तो लोग अपना टैक्स बचाने के बारे में सोचते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये टैक्स लगता है, ये जब आप भी कमाओगे कभी, मुझे पूरा यकीन है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू विल ऑल्सो मेक इन करोड्स, बट देन यू विल थिंक कि मैं टैक्स कैसे बचा सकता हूँ, एंड आप भी इसी कैटेगरी में आ जाओगे जब आप अपना घर लेने जाओगे। बट इससे होता क्या है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा ब्लैक मनी है, आप लोगों ने तो मेहनत से पैसे कमाए हैं, बट जिनके पास ज़्यादा ब्लैक मनी है वो सारा पैसा लगाते हैं और रियल एस्टेट के प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई और ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी है। सो ब्लैक मनी, करप्शन, पॉलिटिशियंस, ये सब रियल एस्टेट को सस्ता नहीं होने देंगे। अब कोई अगर घर नहीं बेचेगा, एफआईआर अगर नहीं बढ़ेगा और पॉलिटिशियंस करप्ट रहेंगे तो इंडिया में आप भूल जाइए रियल एस्टेट सस्ता होगा। और अब फाइनली रेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था रेंट, लोगों को लगता है रेंट तो बहुत सस्ता है। आज आपको ऐसा लग रहा है, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं, लोग 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं क्योंकि उसे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कोर्ट में जाना पड़ता है अगर आपको 11 महीने से ऊपर का एग्रीमेंट कराना है, तो वहाँ पे फोटो वोटो होकर प्रॉपर काम होता है। ऐसा कोई करता नहीं है इंडिया में, इसीलिए 11 महीने का मतलब 1 साल से कम का एग्रीमेंट करते हैं। हर 11 महीने के बाद 10% रेंट बढ़ता है, ऐसा एग्रीमेंट पे लिखा होता है। तो मान लेते हैं कोई गरीब आदमी है, उसने 6,000 रुपए रेंट पर भी जगह ली है और उसका मकान मालिक कहता है कि हर साल 11 महीने के बाद 10% रेंट बढ़ा दूंगा। तो आपको लग रहा है भैया 6,000 की जगह अगले साल 6,600 रुपये हो जाएगा, फिर 10% बढ़ता रहेगा। अगर वो 2 साल के बाद छोड़ता है ना, तो अब मकान मालिक सीधा ये ढूंढता है कि 10,000 रुपये रेंट देने वाला आदमी कैसे मिले। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। तो एक अंकल है जिन्हें मैं जानता हूँ, उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने रेंट पर दे रखी थी 2 लाख रुपए पर। 2 लाख को करते करते रेंट हो गया उनका 3 लाख रुपया। ठीक है, इट टुक ईयर्स, बट ठीक है 3 लाख रुपए हो गया। अब उन्होंने जो पहले का टेनेंट था उनसे खाली कराया। अब आप कहोगे 3 लाख कौन देता है, आप रेंट भी सर्च कर लेना, जैसे अभी एडिटर दिखा देगा, जैसे मैंने घर के रेट दिखाया आपको रेंट के भी रेट समझ आ जाएंगे। तो इस बार उन्हें सीधा एक ऐसी पार्टी मिल गई जो 4.5 लाख रुपए रेंट देने के लिए रेडी है, तो सीधा जंप आ जाता है। मैं रेंट के लिए ये बताना चाहता हूँ, अगर लोग रियल एस्टेट नहीं खरीद पाएंगे और लोग रेंट के लिए जाएंगे तो रेंट भी अनअफोर्डेबल हो जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग कहेंगे कि भैया अच्छी प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई एक अच्छी प्रॉपर्टी के लिए 25,000 रुपये रेंट दे रहा था और कोई और आदमी आ जाता है जो कहता है जी मैं 27,000 रुपये रेंट दूंगा, तो लैंडलॉर्ड किसे प्रॉपर्टी देगा? आप कहोगे हो सकता है 27,000 वाले को ही दे, भाई पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आप समझो अगर रियल एस्टेट लिमिटेड है और रेंट के लिए लोग ज़्यादा आने लग जाएंगे तो रेंट भी महंगा हो जाएगा।
और ये मेजर सिटीज़ में तो होना ही है। अब अगर आप कोई गांव में रह रहे हो तो मुझे नहीं पता। सो आज इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस करी थी दैट इज़ हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि हाउस प्राइसेस ग्लोबली बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज़ हमने डिस्कस करी थी ये रूल हमारा 5-20-40 रूल। उसके बाद हमने FAR जिसे हम FSI भी बोलते हैं ये हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि भाई गवर्नमेंट ही इसके अंदर मेन कल्प्रेट है जो FAR नहीं बढ़ा रही है। अगर आप वर्ल्ड की बात करोगे सिंगापुर में, न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, सो अभी हम FAR की वजह से हाउसिंग को अनअफोर्डेबल बना रहे हैं। एंड फिर तो ब्लैक मनी और करप्शन की हमने बात कर ही ली। सो इस वीडियो में आई होप आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली होगी। फाइनली करना क्या है, करना ये है कि भाई अगर आपके पास अपना घर नहीं है और घर मिल रहा है, घर मतलब ज़मीन से घर मिल रहा है और आप उसे अफोर्ड कर सकते हो आज की रेट में, तो आपको लेना चाहिए। आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि इस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ। राकेश झुंझुनवाला जी ने अगर स्टॉक्स में पैसा रखा होता तो उनका इतने का इतना हो जाता। आप इसे समझो, एक घर होना बहुत ज़रूरी है। दैट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। आज आपको राकेश झुंझुनवाला जी की एक और स्टोरी बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो आज राकेश झुंझुनवाला जी तो हमारे साथ नहीं है, बट उनकी फैमिली आज भी मुंबई में रहती है। उनके पास एक सी फेसिंग अपार्टमेंट है, समुद्र दिखता है सीधा। क्या लुक आती होगी ना, क्या व्यू आता होगा। तो हुआ क्या, उनके जो अपार्टमेंट है उसके सामने एक और अपार्टमेंट था, उसकी हाइट नीचे थी। तो वहाँ पर ये जो रीडेवलपमेंट होता है ना, इसमें FAR बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो रीडेवलपमेंट में FAR बढ़ गया और अब वहाँ पर और ज़्यादा मंजिल पास हो गई, 24 मंजिल तक अब वो अपना अपार्टमेंट बना सकते हैं। तो अब इनको बड़ी दिक्कत है कि यार ये घर तो बेचना नहीं है, इससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं और कहीं और रहना नहीं है और हमारा व्यू ब्लॉक होगा। तो ये व्यू ब्लॉक ना हो तो उन्होंने क्या किया, 118 करोड़ रुपए दे दिए और वो प्रोजेक्ट खरीद लिया और अब वो बना भी नहीं रहे। व्यू नहीं रुकना चाहिए ना। तो एक जगह तो लोग आपको राकेश झुंझुनवाला जी की ये स्टोरी सुनाते हैं कि भैया लॉस हो गया, और दूसरी जगह घर के आगे व्यू ब्लॉक ना हो उसके लिए 118 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए जाते हैं। तो घर से बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। और अगर आप कुंवारे हो, यंग हो, तो यंग एज में घर बना लो। कई सारे लोग बोलेंगे यंग एज में घर नहीं बनाना चाहिए। घर बना लोगे तो शायद शादी हो जाएगी, क्योंकि कई सारे लोगों की शादी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि लोग बोलते हैं तुम्हारे पास अपना घर नहीं है। जब आपके पास घर नहीं होता तो सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी कम मिलती है। और फाइनली शॉकिंग डेटा ये है, जो हाउस ओनर्स होते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, उन्हें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सबसे कम दाम पे मिलता है। और ज़्यादातर बिजनेसमैन दिल्ली, मुंबई में अपने घर पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ठीक है नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल हो गया, डिबेट हो सकती है इस पर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ोन मुझे बहुत सारे आ रहे हैं तो मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कॉमेंट्स में घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।